नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की मुहिम में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वाम दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले नीतीश सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से और उसके बाद जेडीएस के मुखिया एचडी कुमारस्वामी से मिल चुके हैं। कुछ दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना आकर नीतीश कुमार से मिले थे। नीतीश की एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला सहित कई विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात होनी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आम सहमति से अगर कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है तो ये पार्टी में असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 को स्वीकार होगा। उन्होंने न्यूज 18 के साथ बातचीत में कहा कि आम सहमति बनने की सूरत में अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए मतदान कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन की तारीख नजदीक आने के बीच इस बात की चर्चा भी जोरों पर है कि G23 गुट चुनाव में अपना उम्मीदवार उतार सकता है। पृथ्वीराज चौहान भी इसी गुट के नेता हैं। इस गुट के बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं और जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन 24 से 30 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। एक से ज़्यादा उम्मीदवार होने की स्थिति में 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को मतों की गिनती के साथ ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। पार्टी का कोई भी नेता अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिजाब मामले की सुनवाई के दौरान सवाल किया कि क्या किसी धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर देश के सरकारी संस्थान में धार्मिक कपड़े पहनने की छूट दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो कुछ भी अपने धार्मिक अधिकार को अभ्यास करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन क्या आप उस अधिकार को ऐसे स्कूल में ले जा सकते हैं जिसमें यूनिफॉर्म हो। बता दें, कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थाओं में हिजाब के बैन के सरकारी आदेश को सही ठहराया है। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट उसी मामले की सुनवाई कर रहा है। 7 सितंबर को इस मामले की सुनवाई फिर से होगी। लाइव लॉ के मुताबिक इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने दलील दी कि अनुच्छेद 145(3) के अनुसार एक संवैधानिक मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। इस मुद्दे में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं और ये सवाल उठा कि क्या इन महिलाओं को ड्रेस कोड या सरकार के सामने झुकना चाहिए और क्या हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। लाइव लॉ के मुताबिक इस पर जस्टिस गुप्ता ने टिप्पणी की कि स्कार्फ पहनना या नहीं पहनना एक आवश्यक प्रथा हो सकती है या नहीं हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार ड्रेस कोड को रेगुलेट कर सकती है। इस पर वरिष्ठ वकील धवन ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट में भी जज तिलक पगड़ी आदि पहनकर आते हैं। इस पर वरिष्ठ वकील धवन ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट में भी जज तिलक पगड़ी आदि पहनकर आते हैं। इस पर जस्टिस गुप्ता ने यह कहते हुए हस्तक्षेप किया, पगड़ी एक गैर धार्मिक वस्तु है और शाही राज्यों में पहनी जाती थी। मेरे दादाजी से कानून का पालन करते हुए पहनते थे। इसकी धर्म के साथ तुलना ना करें। हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। एक धर्मनिरपेक्ष देश में क्या आप कह सकते हैं कि सरकारी संस्थान में धार्मिक कपड़े पहनने चाहिए? ये एक तर्क हो सकता है। वहीं लाइव लॉ के मुताबिक इससे पहले याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम महिलाओं को सरकारी शिक्षा तक पहुंच से वंचित करने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि उन्होंने अपनी वर्दी के साथ हिजाब पहनना चुना है। इस पर बेंच ने पूछा, आप चाहते हैं कि शैक्षणिक संस्थान नियम जारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य के बारे में क्या है? जब तक वहां ड्रेस कोड को प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून नहीं है तो क्या लोगों को छोटे कपड़ों और मिडीज में आने दिया जाए या वो जो पहनकर आना चाहें? इस पर वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि ज़्यादातर गर्ल्स कॉलेजों में यूनिफॉर्म कोड में लड़कियों के लिए दुपट्टे के साथ सलवार कमीज तय है। कि आप उससे बड़ी लड़की को बता सकते हैं कि उसका अपनी मॉडेस्टी पर नियंत्रण नहीं होगा और फिर आप ये भी कहें कि आप अपने सिर पर अपनी चुन्नी नहीं पहन सकते। इस पर बेंच ने कहा कि अदालत किसी के शिक्षा के अधिकार से इनकार नहीं कर रही है। राज्य के रूप में वो यही तो कह रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म में आएँ। हर शख्स को अपना धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन मुद्दा ये है कि क्या ड्रेस कोड वाले स्कूल या कॉलेज में इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 7 सितंबर को होगी।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। इन नेताओं में संजय सिंह, आतिशी सिंह, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और जैस्मिन शाह शामिल हैं। नोटिस में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के इन सभी नेताओं ने एलजी के खिलाफ अपमानजनक और मानहानि करने वाले आरोप लगाए हैं। बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उपराज्यपाल पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग का चेयरमैन रहते हुए भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कुछ दिन पहले दिल्ली की विधानसभा में रात भर धरना भी दिया था। एलजी के द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी एक प्रेस रिलीज जारी करे और उसमें पार्टी के सभी नेताओं को इस बात का निर्देश दे कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एलजी के खिलाफ झूठे, अपमानजनक और बेबुनियाद बयान न दें। कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता नोटिस मिलने के 48 घंटे के भीतर इसका जवाब दें। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से खबर आई है। यह मार्ग राष्ट्रपति भवन से रायसीना हिल पर विजय चौक और इंडिया गेट से दिल्ली के नेशनल स्टेडियम तक है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि एनडीएमसी ने 7 सितंबर को राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के उद्देश्य से एक विशेष बैठक बुलाई है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन 8 सितंबर को होना है। सेंट्रल विस्टा मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन भी बनाया जा रहा है। सांसदों के लिए लॉन्ज, पुस्तकालय, संसद की अलग अलग समितियों के कमरे, पार्किंग की जगह सहित कई तरह की सुविधाएं इस भवन में उपलब्ध होंगी। बता दें, राजपथ देश के पहले गणतंत्र दिवस के जश्न का गवाह बना था। अंग्रेजों के वक्त ये सड़क किंग्सवे बुलाई जाती थी। 1947 में देश को आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद किंग्सवे को राजपथ कहा जाने लगा। 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आने के एक दिन बाद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का मंगलवार सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भारत हमारा मित्र है। जब भी मैं भारत आती हूं तो ये मेरे लिए खुशी की बात होती है, खासकर इसलिए कि हम हमेशा अपनी मुक्ति संग्राम के दौरान भारत के योगदान को याद करते हैं। हमारे बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ अपनी आगामी बातचीत के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोस्ती से आप किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं, इसलिए हम हमेशा ऐसा करते हैं। बता दें, दोनों प्रधानमंत्री आज व्यापार, संपर्क और रक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से पहचाने जाने वाले शहर बेंगलुरु पर इन दिनों जबरदस्त बारिश के बाद आफत आई हुई है। सारे शहर में पानी जमा हुआ है और लोगों का घर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। बेहद खराब हालत की वजह से 2 दिन के लिए पीने के पानी की सप्लाई को बंद करना पड़ा है। बेंगलुरु में कई जगहों पर शहर में नाव चलाकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के हालात को संभालने के लिए 300 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया है। स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है, हालांकि लोग किसी तरह दफ्तर पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार के मुताबिक बारिश और बाढ़ की वजह से 430 घर पूरी तरह ढह गए हैं और 2188 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह से राज्य में 225 किलोमीटर सड़कों, कई पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति के बारे में की गई टिप्पणी ने राजनीतिक, न्यायिक और सामाजिक हलकों में व्यापक गुस्सा पैदा कर दिया है। वहीं सेना ने इस टिप्पणी को अपमानजनक बताकर खारिज किया है। बता दें, इमरान खान ने रविवार को फैसलाबाद में एक रैली में कहा था कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और गठबंधन सरकार में उनके सहयोगी भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए अपनी पसंद का एक सेना प्रमुख नियुक्त करना चाहते हैं। इमरान ने कहा कि उन्हें डर है कि एक मजबूत और देशभक्त सेना प्रमुख उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाएगा। बता दें, इस टिप्पणी को कई शीर्ष जनरलों की वफादारी पर सवाल उठाने वाला देखा गया, जिसके कारण सेना में नाराजगी जताई गई। सेना ने बयान जारी कर इसको खारिज किया। साथ ही कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख के बारे में पीटीआई प्रमुख इमरान खान की इस अपमानजनक और अनावश्यक बयान से वो नाराज हैं। वहीं इस बीच सरकार चला रहे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गठबंधन ने इमरान की टिप्पणी को जनता और सेना को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश बताया। इमरान के बयान पर पीएम शहबाज ने भी ट्वीट कर कहा कि इमरान के संस्थाओं को बदनाम करने के लिए घिनौने बयान हर दिन नए निचले स्तरों को छू रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।